नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है यातायात के अंतर्गत जल परिवहन। जल परिवहन का उपयोग हम जानते हैं कि मानव जो है वह पुराने समय से ही करता चला आ रहा है। पहले वह नावों का प्रयोग करता था और धीरे धीरे ये जो सभ्यता का विकास हुआ और नावों के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। कुछ पाल वाली नावें चलती थी। इन्हीं के उपयोग से समुद्रिक यातायात का प्रारंभ हुआ। 15वीं और 19वीं शताब्दी तक कई नए देशों की या प्रदेशों की खोज कर ली गई थी और 19वीं शताब्दी के आरंभ में वाष्प चलित नावों का भी प्रयोग शुरू हो गया था और बाद में वही जहाज़ों के रूप में विकसित भी हुई। सबसे पहली जो स्टीम बोट है वह 1807 में अमेरिकी रॉबर्ट फ्लूटन ने बनाई थी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक बड़े बड़े जहाज़ों का प्रचलन शुरू हो गया और 1910 में मोटर से चलने वाले जहाज़ों का भी विकास हुआ। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में वाष्प चलित जहाज़ों का प्रचलन अधिक था, परंतु विश्व युद्ध के पश्चात डीजल से चलने वाली जहाज़ों का प्रचलन हो गया। जल परिवहन को इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे भारी माल परिवहन हो सकता है और आज विश्व में जल परिवहन जो है वह सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक साधन भी है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के जलपोत प्रचलित हैं, जैसे यात्री वाहक, माल यात्री वाहक, ट्रॉलर, ड्रिफ्टर, ट्रैम्प, बल्क, टैंकर, टग, ड्रेजर, आइस ब्रेकर आदि। जल परिवहन के मुख्य रूप से दो स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले है महासागरीय पवन परिवहन या सामुद्रिक परिवहन और दूसरा है आंतरिक जल परिवहन। महासागरीय और सागरीय परिवहन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय होता है। दूसरी तरफ आंतरिक जल परिवहन जो होता है वह नदी, नहर, झील आदि के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं सामुद्रिक परिवहन। सामुद्रिक परिवहन जो है वह परिवहन का प्राचीन साधन है और विश्व के अधिकांश कच्चे माल का व्यापार सामुद्रिक मार्गों द्वारा होता था। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सामुद्रिक मार्गों का महत्व ज़्यादा है। राज्यों की शक्ति के विकास में भी महासागरीय परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही सामुद्रिक परिवहन की अनेक विशेषताएं हैं, जिसके कारण यह अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में विशिष्ट स्थान रखता है और वो विशेषताएं ये हैं। सबसे पहली है महासागरों की एकरूपता के कारण सामुद्रिक मार्गों का विश्वव्यापी विकास संभव हो चुका है, क्योंकि जितने भी महासागर और सागर हैं वो एक दूसरे से संयुक्त है और ये सभी एक दूसरे देशों में से होकर के गुजरते हैं। दूसरा है सामुद्रिक परिवहन की दूसरी विशेषता है महासागरों और राजनीतिक सीमाओं का अभाव। इसके अंतर्गत केवल क्षेत्रीय जल तक ही राज्यों का राजनीतिक नियंत्रण रहता है और इसके पश्चात स्वतंत्र समुद्र होता है। इसलिए यह एक ऐसी सुविधा है जो स्थलीय और वायु परिवहन को उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि इसके माध्यम से वैश्विक परिवहन का अधिकतम विकास हुआ है। तीसरा है विश्व के जितने भी सामुद्रिक मार्ग हैं उनका कई देशों से संपर्क होता है, इसलिए जल विश्व के अनेक देशों को छूता है। चौथा है सामुद्रिक परिवहन में जहाज़ों का जो जल सतह पर निम्नतम संघर्षण होता है, इसके कारण कम शक्ति के द्वारा भी अधिक माल ढोया जा सकता है। पांचवा है सामुद्रिक मार्गों को न तो निर्माण करना पड़ता है, न ही इसकी देखरेख करनी पड़ती है। हाँ, कुछ नहरें हैं जो सागर को जोड़ती है तो उनकी देखरेख जरूर करनी पड़ती है। इसलिए यह सुविधा समुद्री मार्गों के साथ साथ वायु परिवहन में भी है, इसलिए समुद्री मार्ग को ज़्यादा महत्व दिया गया है। हालांकि समुद्री मार्ग में कुछ बाधाएं भी होती हैं और सबसे प्रमुख बाधा जो है वह है कि सागर का जल जब जम जाता है तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जल के जम जाने से समुद्री परिवहन संभव नहीं हो पाता। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामुद्रिक मार्गों का अत्यधिक महत्व है। महासागरों और सागरों में कई जलमार्ग हैं, किंतु व्यापार की मात्रा और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर जल मार्ग
जो कि बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। यह संसार का सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला महासागरीय मार्ग है, जो पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों के बीच स्थित है। यूरोप के पश्चिमी देश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी कनाडा दोनों और के देश विश्व के प्रमुख औद्योगिक उन्नति के देश हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खाद्य पदार्थ, कच्चे माल, उत्पादित सामग्री की मात्रा संसार के सभी मार्गों में अधिक रहती है। पश्चिमी यूरोप का जो मुख्य पोताश्रय है वह है लंदन, लिवरपूल, हैम्बर्ग, ब्रीमेन, ब्रेजन, रोटरडम, एम्स्टर्डम, द हेग, ली हेवर, ब्रेस्ट, नांटीज, बेल्टाओ, अरपोटो, रोम, नेपल्स आदि अटलांटिक के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जिनकी घनी पृष्ठभूमियाँ भी हैं। साथ ही जो पश्चिमी तट है उसमें उत्तरी अमेरिका के हैलीफॉक्स और क्वेबेक कनाडा के पोताश्रय हैं। कनाडा में गेहूँ, मछली, नरम लकड़ी, कास्ट, मंड, कागज, एल्यूमिनियम, तांबा और विभिन्न प्रकार के खनिजों का यहाँ से निर्यात किया जाता है। दूसरा है भूमध्य सागरीय स्वेज हिंद महासागरीय मार्ग। यह संसार का सबसे अधिक लंबा व्यापारिक मार्ग है, जो संसार के मध्य सागर से होकर गुजरता है। संसार के सबसे बड़े थल भाग और संसार की अधिकतम जनसंख्या की यह सेवा भी करता है। यह मार्ग यूरोपीय और अमेरिकी पश्चिमी सभ्यता को भारत, चीन, जापान की पूर्वी सभ्यता से जोड़ता है। इस मार्ग के मुख्य बंदरगाह लेनिनग्राड, हैम्बर्ग, एम्स्टर्डम, रोटरडम, लंदन, साउथहैम्पटन, लिवरपूल, लोहेवल, लिस्बन, मार्सेली, जेनेवा, रोम, नेपल्स, उदया, पोर्ट सईद, अदनू, बम्बई, कोलंबो, सिंगापुर, पर्थ, एडिलेड, सिडनी, अफ्रीका के मोम्बासा, जंजीबार, डरबन आदि हैं। इस मार्ग पर जहाज़ों की पेट्रोलियम ईंधन मिलने की सुविधा काफ़ी होने से यहाँ पर जहाज़ों को कोयले की प्राप्ति हो जाती है। लाल सागर को पार करने के बाद यह मार्ग 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अफ्रीका के पूर्वी तट पर और दूसरा सुदूर पूर्व ऑस्ट्रेलिया को। तीसरा है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में यह मार्ग इस मार्ग से कम व्यापार होता है और इसके माध्यम से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश और दक्षिणी अमेरिका से व्यापारिक संबंध बनाते हैं। इसके प्रमुख बंदरगाह रियो डी जेनेरो, सैंटोस, मोंटेविजियो और ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूरुग्वे से यहाँ से गेहूँ, मक्का, हेमेमोत, मांस, ऊन, चमड़ा और आदि खालें आदि निर्यात होती है। लो अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, बॉक्साइट, अब्रक इन खनिजों का भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप से लौटते हुए ये जहाज़ लौह इस्पात, रेलवे इंजन, रेलवे वैगन और अन्य सज्जा औद्योगिक मशीनरी, मोटर ट्रक, कार, रासायनिक पदार्थ, वस्त्र और कितने ही निर्मित सामानों को लेकर के वापस आते हैं। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी बंदरगाहों में पारस्परिक व्यापार भी बहुत मात्रा में होता है। चौथा है प्रशांत महासागरीय मार्ग। यह मार्ग जो है वह प्रशांत महासागर जो है वह सबसे बड़ा महासागर है, जो पूर्वी एशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तटों से जोड़ता है। यह भी एक प्रमुख सामुद्रिक मार्ग है, हालांकि इसमें परिवहन अपेक्षाकृत कम होता है। उत्तरी प्रशांत महासागर मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट को एशिया से जोड़ता है। इसकी एक शाखा जापान से पश्चिमी अमेरिका तक जाती है, दूसरी शाखा हवाई द्वीप होकर एशियाई देशों को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी जाती है। और इसके प्रमुख बंदरगाहों में एजिलेंस, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, पोर्टलैंड, वैंकूवर, प्रिंस रुपर्ट और एशियाई बंदरगाहों में टोक्यो, योकोहामा, कोबे, ओसाका, शंघाई, टिनसिन और हांगकांग है। इसमें पश्चिमी अमेरिका तट से कास्ट, कागज, गेहूँ, रुई, पेट्रोलियम, रद्दी, इस्पात, गंधक, फॉस्फेट तथा निर्मित सामग्री का निर्यात किया जाता है। पांचवा केप मार्ग। यह मार्ग स्वेज नहर के सहायक पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है।
इस मार्ग से लिवरपूल से कोलंबो की दूरी 6400 किलोमीटर है। स्वेज मार्ग से 2000 टन से कम क्षमता वाले जहाज ही निकल सकते हैं, अतः भारी परिवहन के लिए यही मार्ग उत्तम है। यहाँ मार्ग पर स्थित अफ्रीका के देशों के वर्तमान में बहुमूल्य संसाधनों सोना, तांबा, हीरा, टिन, क्रोमियम, मैग्नीज, कपास, मूंगफली, कॉफ़ी, फलों आदि के भारी दोहन से इस महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी देशों और अन्य देशों से व्यापार में वृद्धि हुई है। छठा है पनामा मार्ग। सन 1913 में पनामा नहर के बन जाने पर इस मार्ग की शुरुआत हुई। इसके शुरू होने से कैप हॉर्न का चक्कर काटने आने की दूरी कम हो गई। पनामा नहर को प्रशांत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह अटलांटिक व प्रशांत तटीय देशों के मध्य व्यापार में काफ़ी लाभदायक है। इससे सर्वाधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी व पश्चिमी तटीय राज्यों को हुआ है। पनामा नहर होने वाले व्यापार का आधा भाग इन्हीं राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये थे विद्यार्थियों सामुद्रिक मार्ग। धन्यवाद।